नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी पश्चिम का समीकरण, 26 सीटों का रण। लोकसभा चुनाव के महारण में पश्चिमी यूपी पर सभी सियासी दलों की नजरें हैं। जाटलैंड में कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली का आगाज किया तो 30 मार्च को पीएम मोदी छोटे चौधरी के साथ मंच साझा कर पश्चिमी यूपी की सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाले हैं। पश्चिम का समीकरण साधने के लिए हर सियासी दल ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीते लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी का विपक्ष ने बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इस बार तैयारी कैसी है? पश्चिम का समीकरण, 26 सीटों का रण कैसा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता और सिंहासन की लड़ाई का आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 80 सीटों वाले प्रदेश यूपी में सभी सियासी दलों की नजरें चुनाव फतेह पर है, जिसमें जाटलैंड सबसे अहम है, जहां 26 सीटें किसी भी सियासी दल का गणित बिगाड़ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में देश में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल तो दूसरे चरण के लिए 89 सीटों पर मतदान होना है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे और तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है, जिस पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बता दें कि इन 8 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। 2019 के सियासी गुणागणित को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार प्रचार का आगाज पश्चिमी यूपी से किया। बुधवार को पहली चुनावी रैली में सीएम योगी ने एक दिन में 3 जिलों का मूड भांपते हुए मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में हुंकार भरी, जहां विकास के काम बिगिनाए और विरोधियों पर वार भी किया। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की तीव्र व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग सच्ची निगाहों से देखते थे, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सदियों में समाप्त हुई। देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ देने वाला। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। दूसरे चरण में 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा है, जबकि तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। इस बार बदलते हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरणों का भी टेस्ट होगा। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे साइकिल दौड़ाने की आस है। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ था। इनमें भी अधिकतर सीटें पश्चिमी यूपी की थी। 2019 में बीजेपी पीलीभीत, कैराना, मुजफ्फरनगर सीटें जीत सकी थी। मुजफ्फरनगर में कड़े मुकाबले में जीत का अंतर 6,526 वोटों का था।
पीलीभीत से वरुण गांधी 2,66,000 वोट के अंतर से जीते थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1 लाख से नीचे रहा। रामपुर सीट में भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। बीएसपी 3 सीटें सहारनपुर, बिजनौर और नगीना जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट जीती थी। सपा बसपा की 5 में से 2 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख के पार था। पश्चिम के किले को भेदने के लिए पीएम मोदी 30 अप्रैल को आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ मन साझा करते हुए पहली चुनावी रैली करेंगे। पिछले चुनाव में इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी। इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। ऐसे में पश्चिम का समीकरण समझकर 26 सीटों का रण विपक्ष कैसे फतेह करेगा, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो नए गठबंधन जो बने हैं उनका लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए गठबंधन में शामिल हुए आरएलडी जयंत चौधरी 2014 और 2019 के चुनाव में, जिनसे 2024 में बड़ी आस लगाई जा रही है आरएलडी से, उनको एक भी सीट पश्चिम में नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली? और पहले चरण में जहां चुनाव है वहां पर तो मेन वोटर ही किसान और जाट है, तो पहले चरण में ही ये साफ हो जाएगा कि आरएलडी एनडीए को कितना फायदा देगी। दूसरी तरफ जो पिछली बार सीटें आई थी उनमें कहीं ना कहीं सपा और बसपा के गठबंधन का फायदा था। बसपा का गढ़ माना जा सकता है पक्ष, लेकिन इस बार बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। पश्चिम में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, जबकि रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। और रामपुर से भी प्रत्याशी नया है। मुरादाबाद के प्रत्याशी का कल आपने दर्द अपना सामान फेसबुक, ट्विटर, माफ करिएगा एक्स और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख लिया होगा। इन सब पर चर्चा करेंगे। मनदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद हैं सपा प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में अतुल सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मनदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से चुनाव की बात हो रही है, इस बार पश्चिम में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 26 सीटें बहुत दर्द देती हैं। पिछली बार भी यही हुआ, जो अंतर है वो कम हो जाता है, या तो बहुत अंतर से जीतते हैं या फिर जीतते हैं तो बहुत ही कम अंतर से। मुजफ्फरनगर की जो सीट है जिस पर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी हैं, और पिछली बार वो 6,566 वोटों से जीते थे। वहीं पीलीभीत की सीट पर 2,66,000 से जीत दर्ज की थी वरुण गांधी ने। इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद हैं और संजीव बालियान अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन और सीटों की अगर बात की जाए, जैसे नगीना सीट है या फिर मुरादाबाद है या रामपुर है, यहां पर क्या विशेष प्लान होगा? देखिए, जहां तक हम पिछले चुनावों की बात करें अगर, तो पिछले चुनाव से और 2000 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में बहुत सी चीजें बदली हैं। कुछ चीजों पे हम लोगों ने समीक्षाएं भी की हैं और कुछ चीजों पे बहुत मेहनत भी की है। जो हमारे बी ग्रेड, डी ग्रेड के जो हमारे बूथ थे, उन बूथों पे हम लोगों ने विशेष मेहनत करके उनको ए ग्रेड में लाने की कोशिश की है। हम लोगों ने बहुत सी चीजों को आत्मसात किया है। जहां पे हम हारे हैं या जहां पे उपचुनाव में हम हम उपचुनाव में ही उन सीटों को जीत के चले आए हैं, और हमने ऐसे प्रत्याशी देने की कोशिश की है। और अब की जो सशक्त रूप से प्रत्याशी, और उसके बाद हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमने पश्चिम में बहुत मेहनत की है। लोगों का विश्वास है कि 12,000 करोड़ किसानों को जो सम्मान निधि देने का काम किया है, ज्यादातर लोग उस क्षेत्र के किसानी से ही संबंधित लोग हैं। जो सम्मान देने का काम केंद्र सरकार ने किया है, तो ये सब चीज व्यर्थ नहीं जाएगी। बाकी हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके निश्चिंत हैं और हर तरीके से हम लोगों ने कर रखी है अपनी तैयारी, क्योंकि पिछली चुनावों को देखते हुए अब की बार हम लोग ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में हैं, ज्यादा तैयारियों के साथ। और हमने भरपूर 5 साल वहां मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक, एक एक लाभार्थी तक हम पहुंचे हैं। हमने अपनी बात कही, उनकी पीड़ा को सुना है, एक एक दरवाजा खटखटाया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अब की जीत कर लौटेंगे, शुरुआत हो गई है।
अब की जीत कर लौटेंगे, शुरुआत हो गई है, बजेंगे जश्न के डंके, क्योंकि अपनी कमजोरियों से मुलाकात हो गई है। किसानों को कैसे खुश करिएगा, किसान तो लगातार विरोध में है। नहीं, किसानों से भी बात होती है। किसान ऐसा कहीं नहीं किसान क्रोध में है या किसान कहीं, किसान हमारे साथ है। किसान को सम्मान निधि देने का काम अगर किसी ने इतने वर्षों में किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनकी आय दुगनी करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। उनकी जो भी मांगे हैं, तो फिर ये सारी किसान मांगों जो को बॉर्डर खान पे बैठे ये पार्टी कौन है? इनकी आय क्यों नहीं दुगनी हो पा रही? पैन कार्ड नहीं अटैच है क्या इनका बैंक अकाउंट से? इनको क्यों नहीं मिल रहा पैसा? जी ये भाई क्यों साहब। कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है? ये कहाँ से इतने किसान इसी देश के तो हैं ये भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है। बिचौलियों का काम खत्म हुआ, जनधन के खातों के जरिए सीधे 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 जो भी लाभ है वो लाभार्थी के खाते में जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब परस्पर किसानों की चिंता भारत सरकार कर रही है। आने वाले समय में इन जो 2024 के चुनाव के बाद आप और देखेंगे कि किस तरीके से किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कितना और मजबूती के साथ खड़ी होती है। चलिए, इंडिया गठबंधन से सपा के जो उनका घटक दल है उसके प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़े। साजिद जी, क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं किसान सुखी है, किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किया, किसान को सबसे ज़्यादा सम्मान इनकी गवर्नमेंट मिला है, ऐसा मनदीप सिंह ने कहा है। हाँ, इनका ये कहना तो सही है, क्योंकि किसानों पे लाठी इनकी सरकार में सबसे ज्यादा बरसी है। किसानों पे गोलियां इनकी सरकार में सबसे ज्यादा चली हैं। किसानों के सम्मान में इन्होंने कीले और पत्थर लगा दिए हैं कि वो देश की राजधानी में अपनी बात कहने के लिए ना आ सकें। तो आंसू गैस के बोले इन्होंने छोड़े हैं। गन्ना किसानों का करोड़ों अरबों रुपया वेस्ट यूपी के शुगर मिलों पे बकाया है, जो कि ये निर्देश है कि 15 दिन में दिया जाएगा, उसके बाद उनको ब्याज के सहित दिया जाएगा। लेकिन ना उनको 15 दिन में मिला है। होली पर भी किसान अपने बकाये की मांग करते रहे, लेकिन नहीं मिला है। और किसान इनकी सरकार में इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा कि वो रात को भी जाग रहा है और दिन को भी जाग रहा है। दिन को अपनी फसल तैयार करता है, रात को जो है वो गाय और छुट्टा जानवरों से रखवाली के लिए पूरी रात उसकी बीवी एक खेत पर बैठती है, उसका बेटा दूसरे खेत पर बैठता है और वो खुद तीसरे खेत पर बैठता है। तो किसान, इनकी सरकार ने इतना सम्मान दिया है इन्होंने कि ना वो चैन से सो पा रहा है और ना जो चैन से जी पा रहा है। और आर्थिक तौर पर वो बहुत कमजोर हुआ है। ये किसानों की आय दुगनी करने का वायदा कर रहे थे कि हम 2024 से पहले करेंगे। बरेली में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था 2016 में। नोटबंदी के बाद वो आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब जो है वो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और अरबों रुपया उस प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। और इससे पहले जो किसान अपनी फसल के साथ फसली करता था, एक फसल के साथ दो करता था, कि उसने जो है वो गेहूं लगाया उसके साथ और दूसरी फसल कर दी। खेत के चारों तरफ जो उसको मेड़ बोलते हैं किसान, उस पर वो टमाटर या फसल जो लौकी या इस तरीके की फसलें कर लेता था। लौकी में उसने दूसरी फसल कर ली, चरी में उसने अरहर और ये सब कर ली, तो ये अरहर के साथ उसने गेहूं बो दिया। तो ये जो करता था वो भी इनके दौर पे खत्म हो गया। किसानों की जो योजनाओं को सब्सिडी दी जाती थी उनको पंपिंग सेट खरीदने के लिए, उनकी फसलों को वो करने के लिए, उसमें भी तमाम जो है वो उनको योजनाएं बंद कर दी गई और तमाम किसानों तक जो चल रही है वो किसानों तक नहीं पहुंच रही है। बिचौलियों के हाथ में जो है वो योजनाएं हैं। ये तो कह रहे हैं बिचौलियों को हटा दिया है, खत्म कर दिया है उनको। अब जो फायदा सीधे किसान को मिल रहा है, आप आरोप, फिर तो आपके आरोपी निराधार हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ा है, ये अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी। और ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में जो है वो हिंदुस्तान 111वें नंबर पे आ गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में जो है वो हिंदुस्तान लगातार नीचे आ रहा है, 126 अभी रिपोर्ट आई है, उसमें और बुरी हालत है 2024 की। तो ये पता नहीं किस उसमें जनता करप्शन के मामले में तो इनका आप ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार को खत्म करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि मैं वहां से 10 भेजता हूं, यहाँ पे 1 पहुंचता है। उन इस बिचौलियों पे को चर्चा खत्म करने करेंगे, का काम, उनकी सारे दुकानें प्रधानमंत्रियों बंद के करने का बयानों काम पे किसी चर्चा ने। होगी। मंदी भाई, आपको रोकूंगा यहाँ पर। 2024 के महासमर में वक्त है यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किस प्रधानमंत्री ने कब कब क्या क्या कहा, इस पर यहाँ चर्चा करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे चलते हैं मनदीप सिंह के पास। उन्होंने अभी एक पूर्व प्रधानमंत्री का बयान बताया, कुछ वो 1 रुपये भेजते थे तो नीचे इतना हो जाता है और ऐसे करके। मनदीप भाई जरा एक बार फिर से वो बयान हम लोग को बताइए तो फिर मैं उससे साजिद जी से उस पर जवाब ले सकूं। कुछ बयान आप बता रहे थे। रखने का काम करता है। जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय से लेकर और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक की योजनाएं अगर बनाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। आप कह नहीं सकते, कहना बहुत आसान है, आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप जनता के बीच में आइए। अभी तो आपके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पीडीए का पी गायब हो गया, टीए बचा है मान्यवर। आप कहाँ की बात कर रहे हो? पहले अपने लोगों को सहेजने की। अभी आप टिकट नहीं डिसाइड कर पा रहे हो किसको हमको चिन्ह देना है, कौन चुनाव लड़ेगा। आपका कोई भी नेता जेल से कह देता है मेरा ये व्यक्ति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को झुकना पड़ता है कि नहीं हाँ ठीक है, भाई जब कह दिया उसको टिकट देंगे। बात पूरी हो जाने दीजिए मनदीप जी। उसके बाद आप हमसे बात करिए कि जनता के लिए हमने क्या किया। पहले आप अपने यहाँ तो तैयारी पूरी कर लीजिए। के दोनों लोग बोलेंगे तभी तो बात को सुन पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित जी भी हमारे साथ है, उनकी बात तभी वो सुन पाएंगे, तभी जवाब देंगे। सुनने की आदत डालना चाहिए, ये तो सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा आप सुनेंगे, आप सुन लेंगे, आप सुन लेंगे। अब इनको बोलने दीजिए ना थोड़ा, अभी सुनेंगे। आप बोल रहे हैं, मैंने वहीं पे विरोध दर्ज किया है जहाँ पे आप बोले। नहीं आप बोल दीजिए, उनका विरोध हो गया। आप भ्रष्टाचार खत्म करते करते खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है भाजपा। आप सिद्ध तो करिए मान्यवर, मैं आपसे वही तो कह रहा। फिर आप कहते हैं कि मुझको टोक रहे हैं। आप सिद्ध तो करिए इस चीज को। आप लेके आप जितने भी घोटाले घपले आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रहे हैं पश्चिम यूपी पे भी जिक्र कर लें, घूम फिर के वही बात आ जाएगी। बात यहाँ किसानों के सम्मान की हो रही थी, अब आ गया है कि भ्रष्टाचार। और वो प्रधानमंत्री कह गए थे कि 1 रुपये हम भेजते हैं तो नीचे 25 पैसा जाता है। अब तो जीएसटी कटती होगी उस समय। अब आज के समय में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जीत आप 1 करोड़ रहे हैं लेकिन मिल 70 लाख की रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर केवल उलूल जुलूल बातें करके आप दर्शाना क्या चाहते हैं। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूपी, पश्चिमी यूपी की जो समीकरण है, किस तरीके से समीकरण कौन बना रहा है, किसका बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है। यहाँ लोग इलेक्टोरियल बांड और उसकी बात जब टॉपिक पे आएंगे तो उसके बात कीजिएगा। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं महोदय, में वर्तमान में नेता है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुद्दे में बात करते हैं। और मुझे इस बात को लेकर खेद है कि सब्जेक्ट को, डिबेट के सब्जेक्ट को जो है आप गुमराह कर रहे हैं। चलिए नहीं, अब आप बता दीजिए, आप गठजोड़ में बता दीजिए। अब कोई नहीं, कोई किसी मुद्दे पर नहीं भाग रहा है, आप बता दीजिए जरा कृष्णा जी। आज हम डिबेट में यह बात कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी का समीकरण है क्या, कैसे बन रहा, कैसे बिगड़ रहा है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि पश्चिमी यूपी बिजनौर, जहां से 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, सांसद बनकर लोकसभा पहुंची थी, और ये धीरे धीरे कर सहारनपुर और बिजनौर बसपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। आपको याद होगा माननीय काशीराम जी ने दलित और जाट दोनों को जोड़ने का काम सहारनपुर से किया। लेकिन मायावती की जो सुस्ती है, जो मायावती का साइलेंट हो जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। पश्चिमी यूपी दलित, मुस्लिम और जाट, ये तीनों के इर्द गिर्द घूमता है। पूरे वोटों का जो समीकरण आप देखेंगे तो पूरे यूपी में 21% लगभग 20% मुस्लिम है, लेकिन वहां जाकर 32% हो जाते हैं। दलित जो है आपके यूपी में 21% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26% हो जाते हैं। जाट 4% है, लेकिन 17%। आप देखिए, अगर तीनों को परसेंटेज देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये तीनों ही वहां समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। किसी भी सरकार को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बीजेपी को फायदा जबरदस्त हो रहा है। फायदा होने का कारण यह है कि मायावती का शून्य हो जाना, मायावती का अपनी स्थिति में आकर खड़ा न होना। अभी तक मायावती ने एक भी रैली नहीं किया। आप ये सोच लीजिए वो क्या चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरह के चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के पहले हफ्ते से करेंगी वो अप्रैल के पहले हफ्ते से मायावती रैली करने जा रही है। जिन सीटों पे मायावती को लड़ना था, अब आप ये सोच लीजिए जहां दलित 26% हो, वहां जिसको आइकन कहा जाता, मायावती को दलितों का आइकन माना गया, और उन सीट पर ये लड़खड़ाती नजर आ रही है। वहां चंद्रशेखर जी सहारनपुर से एक उभरते नेता के रूप में देखे जा रहे हैं और दलितों का मसीहा के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन उनका अभी वो जनाधार नहीं बन पाया है।
भाजपा को फायदा कहाँ होता है? भाजपा यहाँ सेंध लगा रही है, दलितों को वोट में सेंध लगा रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा देख रही है कि जब ये साइलेंट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इनका क्योंकि सपा में केवल आप देखिए जो वर्तमान की स्थिति है, केवल ये लोग ट्विटर, फेसबुक और यही करके सोचते हैं कि नेतागिरी संचालित हो सकेगी। वो समय गया, ये 21वीं शताब्दी है। सच को आईना की तरह दिखना पड़ेगा, और आईने में दाग होगा तो कहीं ना कहीं कलंक दिखेगा। अब आज सपा कहीं ना कहीं अपने आप को, अभी संजय निषाद ने कल ही बोला है कि सपा जो है भाजपा की भी पार्टी समझ में आ रही है। अरे अब समझ में संजय आता निषाद है की हमको बात मत करिए, वो कि खुद अब बहुत नाराज मुजफ्फरपुर जैसे हैं। वो तो खुद नाराज हैं कृष्णा जी, वो तो खुद ही नाराज चल रहे हैं। उनको तो एक भी सीट नहीं मिली है, वो तो खुद अगल बगल झांक रहे हैं कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। अभी तो बात यही पश्चिम यूपी में क्या होगा, पूरब में तो खेल बिगड़ रहा है। चलिए, मेन बात यह है कि संजय निषाद को सीट ही नहीं मिली है, वो इसी बात से किसी आए हैं। तो हमारा ये मानना है कि भाजपा पश्चिमी यूपी में वर्तमान का जो समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती से अपने वोट का जो समीकरण बनाकर बैठी है। जैसे जाट हो गए चौधरी जी को लेकर के, दलित समाज को लेकर, मुझे नहीं लगता कि आरएलडी इतना बूम कर पाएगी, क्योंकि बिल्कुल कृष्ण जी मैं रोकूंगा हमारे साथ, आपको रोकूंगा। मेरे साथ डॉक्टर करण जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है करण त्रिपाठी। सबसे पहले सहारनपुर सीट आपके खाते में है और पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का जनाधार लगातार कम होता नजर आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही। इस बार क्या नई रणनीति है, इस बार क्या नया करने वाले हैं? कृष्णा जी, मैं करण जी का रुख कर रहा हूं। करण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद करण त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ। सहारनपुर की सीट जो इंडिया गठबंधन में आपके हिस्से में है, जितनी मुझे जानकारी है, और लगातार पूरे यूपी में जिस तरीके से आपका ग्राफ गिरा है 2017 के बाद से, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 2019 में यहाँ से जो सांसदी थी वो आपको पता ही यहाँ पे क्या हुआ। 2024 में क्या नया लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है? देखिए, ऐसा है, देश में बेरोजगारी हो, महंगाई है, किसानों को मुद्दा हो, और कांग्रेस सरकार ने इतने वर्षों तक शासन किया है। आप भी जानते हैं शासन सत्ता क्या कैसे होता है। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ पब्लिक के बीच में हम लोग युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के हित के लिए, उनका समर्थन मूल्य जो उनको चाहिए उनको लिए, इस देश की जो हित में जो हो सकता है उसको मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले डॉक्टर करण त्रिपाठी का कुछ टेक्निकल इशू, हम साजिद भाई के पास चलेंगे, सपा प्रवक्ता है। भाई जी, इस बार रामपुर और मुरादाबाद में तो पेच आपका फंस गया, क्योंकि आजम खां ही नाराज हो गए हैं। और कल तो जो वहां मुरादाबाद से सांसद थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने तो कहा कि हसन, डॉक्टर हसन, रामपुर से जो सांसद थे, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि भाई कभी भी अधीन तो किसी के आ ही नहीं सकता कोई, और आज वही हो रहा है। ऐसा करके उन्होंने कुछ ट्वीट किया। तो पार्टी में क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, इसके फैसले ले कौन रहा है? क्योंकि आजम खां तो पश्चिम में माने जाते थे, भाई रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन सीटों पर तो उनका कब्जा हुआ करता था, उनके मन मुताबिक टिकटें दी जाती थी। लेकिन अब कैसा हो गया? अभी तो जेल से मिल के आए थे अखिलेश यादव, आज शिवपाल भी शायद मिलने गए उनसे जेल। तो क्या आजम खां नाराज हैं, नहीं है, उनके कहने पे टिकट दी गई, नहीं दी गई, मामला क्या है? नहीं, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। रामपुर से जो है वो उनको ये डर था कि वहाँ एक अधिकारी है जो पहले रामपुर में थे और वो यूपी कैडर के नहीं है, लेकिन उनका समय भी खत्म हो गया है यूपी में। उसके बाद भी वो उसी जोन में है और वो उसी मंडल में अभी भी तैनात हैं और वो उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि ऐसे उसमें चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान में पिछली बार बाई इलेक्शन हुआ था रामपुर में, तो लोगों ने वीडियो उसमें वायरल हुई थी जिसमें पुलिस लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है, पीट रही है, घरों में बंद कर रही है, बाहर से कुंडियां लगा दे रही है कि साहब आप वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र का जो महापर्व है, तो उसमें कैसे वो लोग वोट डालेंगे, फिर यही स्थिति होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यहाँ से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े या राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो लड़े, ज्यादा नहीं। ये बात तो हुई नहीं। उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे किसी को,
कल तो ये बयान दे रहे थे सब लोग। और ऐसा नहीं, क्या हो उन्होंने गया, कहा अखिलेश यादव जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी खेमे से 5-5 लोग पहुंच जाएंगे नामांकन कराने। नहीं, वहां नॉमिनेशन हो गया है और वहां प्रत्याशी सामने है, और रहा कुछ चीजें ये है कि वहां भाजपा हार रही है, क्योंकि भाजपा पिछली बार भी वहां जो है वो जिस तरीके से गुंडागर्दी की थी, उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। वहां केवल मुस्लिम जो है वो वहां करीब 60% वोट है। और वहां रामपुर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब 1952 में वहां से सांसद रहे हैं। और लेकिन भाजपा वहां जो है वो छल पूर्वक, बल पूर्वक वहां जो है वो चुनाव में बवाल करके, पुलिस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करके तब चुनाव उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत लिया है। और ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी। तो बस यही मामला था। और जो मुरादाबाद की कैंडिडेट है श्रीमती रुचि वीरा जी, वो भी बहुत अच्छी लेडी है। और देखिएगा आप, एसटी हसन का मैं भी टिकट यही क्यों हूँ, काट आप भी दिया यही हैं, और वो मुरादाबाद से देखिएगा सांसद होंगी भाजपा। एसटी हसन का टिकट क्यों काट दिया गया? और पहले कमाल अख्तर ने इसकी जिम्मेदारी ली कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें टिकट दिया है। देखिएगा जो फैसले आ रहे हैं समीक्षा देखने के बाद, कहीं ना कहीं एसटी हसन साहब से जो है वो वहां के कुछ लोग लीडर अखिलेश जी ने पहले राउंड में कौन सा, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतनी बार सांसद विधायक रहे, पहले कौन सा उन्होंने समीकरण देख लिया? क्या उनको गलत रिपोर्ट दी गई? क्या ये किया जा रहा है अखिलेश यादव के साथ? क्योंकि मेरठ में प्रत्याशी होल्ड पे डाल दिया गया, गौतम बुद्ध नगर का प्रत्याशी पहले राहुल अवाना को दिया जाता है, फिर टिकट काटी गई, फिर सुरेंद्र नागर को टिकट दी गई। ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो समीकरण पेश किए जा रहे हैं, क्या हवा भाई? हमारी लड़ाई जो है वो आप ये समझ लिए जुबलों की पार्टी से है, जो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी, जो भ्रष्टाचार खत्म करते करते खुद भ्रष्टाचार में डूब गई है, जो किसानों पे जुल्म जाती कर रही है, देश में भुखमरियों की संख्या बढ़ रही है। मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका भी जवाब दे लीजिए ना, भटका देते हैं आप। मैं बिल्कुल आपके मुद्दों पे से कहीं नहीं हटता हूं। बस एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी में इस तरीके से बार बार घेराव हो रहा है, बार बार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, भानु प्रताप सिंह जिन्होंने पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला, उनको टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट होल्ड पे डाल दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में तीसरी बार आज टिकट उसी प्रत्याशी को दिया गया जिसको पहले दिया गया था। मैं जानना ये चाह रहा हूं क्या अखिलेश के जो 4-5 नवरत्न कहे जाते हैं, क्या वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं अखिलेश जी को, या फिर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं बीजेपी की तरह कि मेरठ में लाके अरुण गोविल को लड़ा दिया है तो हम भी कैसे किसी आदमी को ले आएंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा हो? क्या ऐसा कुछ चल रहा है? बहुत सोच समझ के टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। और कोई कैंडिडेट अगर कहीं कमजोर लग रहा है तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेता तो तुरंत चेंज करता है, और उसी लिहाज से जो है वो जो भी टिकट चेंज हुए हैं वो उसी लिहाज से चेंज। चलिए मनदीप सिंह जी, आप लोगों के खिलाफ तो प्रत्याशी जो उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेजेस वाइज उतर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल आपके साथ भी है कि मुरादाबाद रामपुर सीट, रामपुर आप उपचुनाव में जीत गए, लेकिन मुरादाबाद अमरोहा सीट जो थी वो कहीं ना कहीं आपके हक में नहीं थी, और मुजफ्फरनगर में जीत का मार्जिन कम था। इस बार सबसे पहले तो सारा प्रचार प्रसार उधर शुरू होता है। दूसरा, किसानों में एक तबका तो आपके साथ है, लेकिन एक दूसरा तबका जो है वो कहीं ना कहीं विरोध में और कह रहा है कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, किसान हित की ये सरकार नहीं है। मनदीप जी, आपकी चीजें बदली हैं। जो हमारे साथ नहीं थे वो भी अब की हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा, कोई हमारे विरोध में नहीं है। आपने देखा है, लोगों ने देखा है कि वास्तव में जो अफवाहें ये समाजवादी पार्टी के लोग फैला रहे थे, जो मोदी जी के खिलाफ, जो सरकारों के खिलाफ जो अफवाहें ये फैला रहे थे, उस सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए लोग हम लोग के साथ आए हैं। राष्ट्रीय दल के साथ 30 तारीख को माननीय मोदी जी की रैली वहां पे प्रस्तावित है पश्चिम क्षेत्र में। उसके बाद कहीं कोई ऐसी चीज नहीं रह जाएगी। वो आएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ जुड़ाव पैदा हो रहा है लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया, इनको नहीं आया था आज तक।
कि वो किसान नेता है, किसानों को सम्मान देने की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, किसान हित में क्या किया? अगर गन्ना भुगतान की बात कर रहे हैं, गन्ने का और मूल्य जयंत बढ़ाने का काम चौधरी किया, और ज्यादा जयंत गन्ने का चौधरी मूल्य जी बढ़ाने का बेचारे काम किसने गिड़गिड़ाते किया? रहे थे आपका चौधरी जितनी भी चरण आपकी सिंह का गेहूं की बदला अभी नहीं खरीद होता। शुरू होने वाली है, एक हटा के चीज सीधे मनदीप भाई, किसानों की मनदीप गन्ना भाई की एक गेहूं चीज, की खरीद होती है, मनदीप सीधे भाई धान की खरीद होती मैं है। दोनों लोग को रोकूंगा, साजिद जी आपको भी और मनदीप जी आपको भी। सबसे बड़ा सवाल 2014 के चुनाव में 0 सीटें आरएलडी को, 2019 में 0 सीटें आरएलडी को, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 9 विधायकों के साथ वो जीत के आए जब वो सपा के साथ गठबंधन में थे। 2019 में भी उन्हीं के साथ गठबंधन था, फिर वो गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आरएलडी कितना फायदा आपको दे पाएगी, कितना बूम करेगी? क्योंकि उनको वोट जो मिला है वो तो सपा का साथ वाला वोट मिला है। कितना फायदा देगी आरएलडी? और आरएलडी और जाटलैंड में जब आपके पास संजीव बालियान जैसा चेहरा हो, उसके बाद जो आपको जीत दिला रहा हो, वहां पर ये कैसे आप इनको रखेंगे आरएलडी को? क्योंकि 2 बार से तो वहां खाता ही नहीं खुला है इनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा आपकी कुछ नहीं, खाता भी तो खुलेगा 2014 और 19 में खाता नहीं खुला, ये मान लीजिए, ये आंकड़े मैं अपनी तरफ से थोड़ी लिख के बता रहा हूं। कि आपकी खाता भी खुलेगा और लोगों के भी खाते खुलेंगे, लोगों की जन समस्याओं को दूर, लोग देख रहे हैं। ऐसा कुछ मुजफ्फरपुर की घटना कोई नहीं भूला है, लोगों ने देखा है। लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया है। वहां पे चाहे कांवड़ यात्रा जिस तरह से निकलती थी, हमेशा लोग दुबक के रहते थे। आज भय का वातावरण खत्म हुआ है, डर का वातावरण खत्म हुआ है। लोग अपने काम पे, महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं। इन सब चीजों को भी देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, दलित हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ पिछड़े लोग भी जुड़े हैं, किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सब तबका मिलकर साथ चलने को तैयार है। और अब की वाकई जहां नहीं खुला है वहां भी खोलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 की 80 उत्तर प्रदेश में सीटें लेके आएगी, 26 की 26 हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेके आएंगे। हमने बहुत समीक्षा की है, बहुत तैयारी की है। एक एक कार्यकर्ता लोगों से मिल रहा है, लोगों के पास जा रहा है। अगर कहीं कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी हम लोग जूझ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनको हम लोग अपने मैनिफेस्टो में, अभी हम लोगों ने जन जन तक जाके मैनिफेस्टो तैयार कराने के लिए उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों के द्वारा ही हमारा मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र जिसको हम कहते हैं, वो संकल्प पत्र तैयार हो रहा है। उसमें जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी, अगर हम 370 खत्म करते हैं, हम रामलला का मंदिर पुनर्निर्माण कराने की बात करते हैं और सब करके दिखाते हैं, तो वाकई मोदी जी की गारंटी है। लोग विश्वास कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो के जरिए उनकी हर समस्या को हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साजिद जी बताइए, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, आप क्या कहेंगे? इनके पास धारा 370, राम मंदिर, पाकिस्तान, मुसलमान, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अरे मान्यवर, फिर वही आप बात कर रहे हो, धारा 370। आप तो कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले थे ना। आप तो वो लोग हैं, कार सेवक, भोले भाले कार सेवकों पे गोली चलवाई थी ना आपने, और जिनके साथ आपने समझौता किया वो राम चलिए मंदिर, मनदीप जी, भगवान श्री उनको राम की अपनी अस्तित्व बात को पूरी लेकर करने है दीजिए, ना। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात करोगे कि राम मंदिर और 370 के अलावा मनदीप जी, क्यों नहीं? उनको अपनी बात को पूरा करने दें। आपकी भी तो सरकार यूपीए में रही, आपके दिमाग, आपके मन में नहीं आया 370 हटाने का। आप फिर वही बात करते हो, फिर कहते हो चलिए मैं हिंदुस्तान 370 मनदीप जी को थोड़ा शांत कर दीजिए, उनको म्यूट कर दें, जिससे साजिद जी अपनी बात को पूरा कर पाए। हटाया है तो क्या ये गलत वही लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास विकास किया नहीं है। जनता के बीच ये जा नहीं सकते। केवल इनके पास यही चीजें हैं, बस यहीं पर आके रुकेंगे ये। इनके इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में बेरोजगारी में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर आ गया। इन लोग किसानों में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्याओं की क्या स्थिति है? नोटबंदी तो बताइए क्या फायदे हुए? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने देश की क्या स्थिति कर दी है? भुखमरी में लोग कहाँ पहुंच गए? मैं अपने मित्र से ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के, वो एक बार कह दें कि धारा 370 हटाना गलत था। वो एक बार ये कह दे कि धारा 370 हटाना गलत था। ये वो कहीं नहीं रहे हैं। अरे ये तो बात ही मोड़ दी आपने। वो ये बात कहाँ कह रहे हैं कि धारा 370 हटाना गलत था? वो ये कह रहे हैं आप लोग के पास यही है बोलने को। अरे उनकी बात समझिए, वरना डिबेट पे एक और आप लांछन लगा देंगे। वही काम किए हैं मान्यवर, जो हमने अपनी संकल्प पत्रों में हमने जनता से जो अपने वादे किए थे, एक एक वादे को निभाने का काम हमने किया है। धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, जो धारा 370 हटा सकता है वो सरकारें मजबूत निर्णय लेने वाली सरकारें हैं। ये तो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी,
एक परिंदर वहां पे किसी तरीके का एक पत्थर, अब पत्थर क्यों नहीं चलते हैं? अब देश की सेना पे पत्थर क्यों नहीं चलाए जाते हैं वहां पे? चलिए, आपसे ज्यादा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जिन्होंने जिनका नाम लेते 70 साल किया क्या, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। किसानों के आप दोनों को रोकना चाहूंगा, इन दोनों को म्यूट कर दिया। मैं कांग्रेस के करण त्रिपाठी के पास चलूंगा, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, आपके ऊपर यह आरोप है यूपीए गवर्नमेंट धारा 370 क्यों नहीं हटवाई, राम मंदिर को लेकर क्यों बड़े फैसले नहीं लिए, और आप लोग मजबूत फैसले लेने में सक्षम नहीं थे, ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है आप लोगों के लिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात को रखें। हाँ विशाल जी, एक बार हम सब चाहेंगे सवाल आप फिर से तुम्हारा रिपीट करें। भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि आपने धारा 370 नहीं हटाई, आपने राम मंदिर के निर्माण में नहीं कोई कार्य किया, आपकी सरकारें जितनी रही अब तक वो कोई बड़ा और मजबूत फैसला लेने में सक्षम नहीं थी। ये धारा 370 आने से वहां आतंकवादी घटना खत्म हो गई, पूछिए इनसे। अब आतंकवादी चले गए, गायब हो गए वहां पे, अब कोई घटना, वहां जनता सुखी हो गई। चुनाव करा देंगे, पता लग जाएगा कि कौन किसी से 370 लगे रहने से क्या वहां पे हमारे सैनिकों के सर कट के नहीं आ रहे थे? तब आप सो रहे थे? अरे मनदीप जी, बात पूरी हो जाएगी, एक एक करके जवाब लेंगे तो ठीक रहेगा। कानून दो दिशा में नहीं अरे लड़ेंगे। एक एक करके जवाब लेंगे मनदीप जी, प्लीज। बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर मनदीप हमारा है, जी, मनदीप ये नारा जी, देने का पहले काम बात है, सुनना, किसी ने किया सुन तो लीजिए, ऐसे तो डिबेट में आप ही बोलते रहे, उनको बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। आपको कहा मैं पूरा समय दे रहा हूँ। पाते थे। अभी तक ये बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांत होकर बैठा था। नहीं, अब आप बोलिए, शांत मत रहिए, शांत रहना ही आप लोग की सबसे बड़ी लाचारी, आप लोग शांत बहुत जल्दी हो हटाने जाते हैं। से क्या वहां आतंकवाद की घटना रुक गई? क्या वहां की पब्लिक सुखी है? पूछिए पहला सवाल। तो मेरा एक सवाल इस पे भी है, चलिए आप बोल लें, आप बोल लें। दूसरा सवाल, आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप ये बताइए राम मंदिर का ताला किसके शासन में न्यायालय के आदेश से खोला गया था? पहला पॉइंट। दूसरा, शिलान्यास किसके शासन में हुआ था? ये भी हमको बता दिए, और किसने करवाया था शिलान्यास? ठीक है, तो ये कहना, पहली बात तो हम राजनीति में ना श्री राम को लाना चाहिए, ना श्री राम पर कोई राजनीति होनी चाहिए। आपको राजनीति करनी है तो आप मुद्दों पर राजनीति करिए। आप, देश में बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को मुद्दा, उस पर ये बात करें। उसका कोई एजेंडा तैयार नहीं है। आपके घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा है कि किसानों को समर्थन मूल्य जो वो चाहते हैं हम उसको देंगे, वो भी एजेंडा में शामिल कर लीजिए ना। 14 जीते, 19 जीते, 24 लिख दो अपनी घोषणा पत्र में। क्यों नहीं? किसान क्यों दंगा कर रहा है, बवाल कर रहा है बॉर्डर पे बैठ के? और सुनिए, इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। जो चंदा अभी वसूली हुई है, सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, जान लीजिए। और इनके निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री रही हैं, उनके पति का ये स्टेटमेंट कल की तारीख में है, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला। और इन्होंने सूचनाओं का जो आरटीआई जो नियम था, सबसे पहले जब ये शासन में आए तो आरटीआई का कानून और उसके नियम को सबसे पहले कमजोर करने का काम किया, ठीक है, जिससे कोई सूचना इनसे न ले सके, पहला पॉइंट। अब दूसरा, गौ की, गाय माता की बात करते हैं, गाय सबसे बड़े हितैषी बनते हैं गाय माता के। बीफ में ब्राजील के बाद दूसरा नंबर आ गया है भारत का, पहले 6वें नंबर थे इंपोर्ट में, पोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पे आ गए। तो इनके शासन में गाय माता तो कट करके जा रही है, विदेशों में उनका मांस जा रहा है। कि क्या राजनीति करते हो यार आप लोग, क्या राजनीति करते हो? देश में हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करते हो। रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हैं? जब मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर बात होनी चाहिए ना। इनसे पूछिए, संदीप जी से, कि जो कितना रोजगार मोदी जी ने दिया 10 सालों में, कोई आंकड़ा है इनके पास? यूपी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर ही नहीं होता है, या कोई रिट दायर कर देगा। चलिए मनदीप जी से जवाब ले लेते हैं। मनदीप जी जल्दी से इसका, संदीप जी से बोलिए कि हमको 370 आपने कर दिया, देश का कौन सा आपने जम्मू कश्मीर का विनाश वो कर दिया? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं मानवर, क्योंकि आप जो बता रहे हो ना, आपके हिसाब से 370 नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि आपके पुरखों ने लगाई थी, कांग्रेस के पुरखों ने। आपने ये कह के कि हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया 370 हटा के। आज वहां पे जाके देखिए, कश्मीर में जाके देखिए, वहां की व्यवस्था किस तरह सुदृढ़ हुई है, लोग किस तरह निकले हैं, आज कितनी खुशहाली है वहां पे। आप जाके देखिए वहां पे आज सैनिकों के शर्ट किस तरह के सैनिक घूमते हैं, किसी को
गाड़ी पे बांध के नहीं घुमाया जाता। 370 हटाने का काम जो किया लोगों ने आपकी पार्टियों ने कहा था वहां पे खून गोलियां आता हूं चल जाएंगी, आपके नलियां पास, आता हूं। बह जाएंगी। कश्मीरी कहाँ पंडित की बात वापस कर रहे हो आ भाई गए। साहब आप? क्या बात कर रहे हो? कश्मीरी पंडित आ 370 गए। हटाना बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत बड़ा निर्णय था। लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों ने उस निर्णय को सराहा है। कश्मीरी आप ये पंडित आ कह रहे हो गए। ना क्योंकि आपकी सरकारों ने पंडित जी, उसको लगाया था। आप लोग तो कश्मीरी चाह ही रहे थे पंडित कि वापस आज आ गए। जो आप कश्मीरी पंडित वापस बसा दिए गए अभी तक, बताइए। सब पहुंच रहे हैं, सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। अच्छा, फिर से लोग व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। वाह वाह। आप किस चीज, आप एक बार कश्मीर जरूर जाइए, घूम के आइए। मैं आपको अच्छा एक सलाह दे रहा हूँ मित्र होने के नाते कि आप एक जी। बार जरूर जाइए। और तब की कश्मीर और अब की कश्मीर में एक बार जरूर वहां डॉक्यूमेंट्री अपने मोबाइल से बनाइएगा, देख के आइएगा कि कुछ फर्क आया। जी आप खुद कहिएगा कि कुछ फर्क आया कि नहीं। आप इस चीज चलिए, की, कृष्णा हाँ, वो पंडित अलग वरिष्ठ बात है कि आप पत्रकार हैं, पार्टी में उन्हें रहते वो कुछ हुए कहना जिस चाह रहे हैं। पार्टी का आप कृष्णा जी, प्रतिनिधित्व आप क्या यहाँ पे कहना कर चाह रहे रहे हैं, थे? आप कभी नहीं कह पाओगे कि वाकई वहां पे बदलाव आया। ये वहां की जनता जानती है कि कितना बदलाव आया। तो वो वहां पे बदलाव आपको चुनाव लोगों में में दिखेगा ना, खुशहाली आप आई। क्यों परेशान अब हैं? वहां पे चुनाव करवाइए। पत्थरबाजियां नहीं होती। अब वहां चुनाव पे तो नहीं करा आतंकवादी इस पाए आप। तरीके से घटनाएं करते हैं, नहीं चुनाव तो करते नहीं हैं। करा पाए। घबराते हैं, इक्का दुक्का कहीं चुनाव निकल तो नहीं आते करा हैं पाए। तो उनकी पुश्तें याद करती हैं कि उनके पंडित साथ जी किस चुनाव तरीके नहीं का करा व्यवहार पाए। हो रहा है। समझे? पंडित अब जी लोगों चुनाव में नहीं करा हिम्मत नहीं पाए। रह गई। बिल्कुल, अब कृष्णा जी कुछ पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं, आप जैसे दोनों को लोगों रोकना चाहूंगा, वापस पॉल करने के का पास काम करता चलूंगा। है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्णा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपको पता है जनता किसके साथ है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, 370 इतना बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते थे, प्रधानमंत्री जैसा चेहरा, और 370 हटने को इतने हल्के से ये ले रहे हैं, इतना लाइटली बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खेद है कि ये 370 के बारे में या तो जानते नहीं। वह राज्य बिल्कुल भारत से अलग होने की कगार में था। अगर 370 ना हटा तो क्या होता कश्मीर का। अब ऐसे मुद्दों को, ऐसे संजीदा मुद्दे को इतने लाइटली ढंग से कहा जा रहा है, ये खेद है। चलिए हम लौटकर मुद्दे पर आते हैं और हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जो मेरा अंदेशा है, मेरा अपना अनुभव है, यह है कि वहां से बीजेपी को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। और 26 सीट में मुझे लगता है 22 सीट पर बीजेपी और 4 में कृष्णा जी, एक सपा सवाल और है। जो भी अभी अन्य मैंने हैं, मनदीप ये से भी आएंगे। यही पूछा, मैं मुझे आपसे लगता है पूछूंगा। 22 पर निश्चित तौर पर आरएलडी कितना बड़ा रोल इसमें अदा करने वाली है? आरएलडी, देखिए, आरएलडी का जो वोट है वो जिताने के लिए इनको बहुत बड़ा कील का पत्थर साबित होगा। क्यों? क्योंकि जहां कुछ वोटों से ये हारे हैं, जैसे 1 लाख से कम वोट का था, उस क्षेत्र में आरएलडी का जो सहयोगी है, इनको धक्का देकर वो जीतने के लिए पहुंचा देगी। और जब उस स्तर पे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर विजय का सेहरा इनके सर पे बांधा जाएगा। और यही बीजेपी मजबूत हो रही है। छोटे छोटे लोगों को लेकर साथ चलना, एक तरफ लोग बिछड़ रहे हैं, एक तरफ लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सोचिए मजबूती कहाँ है। बिछड़ने से कोई मजबूत नहीं होता है। एक परिवार में अगर 4 भाई अलग अलग लोग हो गए तो निश्चित तौर पर वो परिवार बिखर जाता है। और एक जगह कहीं अलग अलग लोग अगर एक समुदाय बना कर रह रहे हैं और निश्चित तौर पर सब विचारधारा एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो मजबूत हो जाते हैं। तो इतना समझने की बात है। इतना समझ जाइए तो निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि बीजेपी आज यूपी में कहाँ पहुंच गई है। पिछला विधानसभा अगर देख लिया जाए 2017 का, तो मायावती जी ने 26% विधानसभा वोट पाया था, सोचिए। लेकिन उनका शांत हो जाना, उनका शून्य हो जाना आज बीजेपी को 0 से लेकर के 90 तक पहुंचा रहा है। मतलब दलित में सबसे ज्यादा कोई फायदा उठा दलित वोटों में तो बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि मायावती जी एकदम साइलेंट हो चुकी है और दलितों का कोई हम अख्तिया या नेता नजर नहीं आता। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारा कोई वोटर नहीं है, हमारा कुछ नहीं, तो इस वजह से वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। मनदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर करण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्णा पंडित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 26 सीटों का रण जो है ये कौन लेके जाने वाला है, क्योंकि आरएलडी का जो वोट है वो भाजपा के साथ अगर मिलता है तो इन 26 सीटों का जो सियासी गुणागणित है वो बदल जाएगा। और इस बार इंडिया गठबंधन के लिए जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। उन्हें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के लिए विचार करने का सबक है, क्योंकि जिस तरीके से वो टिकट बदल रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों में एक एका नहीं दिख रहा है पश्चिम में विपक्षी गठबंधन के। अब देखना होगा कि इस 2024 में पश्चिम में कौन अपना परचम लहराएगा। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।